नमस्कार, मैं आसमान शाह, मैक्स महाराष्ट्र हिंदी में आपका स्वागत है। आज केंद्रीय बजट पेश किया गया। इस बजट से आम जनता को काफी उम्मीदें थी कि उनकी आकांक्षाएं पूरी करने वाला शायद ये बजट हो सकता है, लेकिन ऐसे कुछ कुछ बड़े ऐलान इस बजट के जरिए नहीं किए गए जिससे कि लोगों को राहत महसूस हो, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो या फिर किसी भी मामले में कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ। इसी बजट को लेकर के हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं अर्थशास्त्री अविनाश शेंद्रे जी। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद। सर, इस बजट में कुछ खास है आम जनता के लिए? नहीं, देखिए, पहले तो ये जो बजट है ये फाइनल बजट नहीं है। इसको हम अंतरिम बजट बोलते हैं या इंग्लिश में इसको इंटरिम बजट बोलते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों के बाद में लोकसभा के इलेक्शंस है, चुनाव है, और चुनाव होने के कारण कोई भी मतलब आने वाली गवर्नमेंट जो है वो कोई भी आ सकती है। तो एक साल भर में सरकार का अपना खर्चा चलाने के लिए कुछ तो प्रावधान होना चाहिए करके ये बजट पेश किया गया। इसको बजट नहीं लेकिन बोलते, सर ये चुनाव एक मिनट सर लोग ये समझ रहे थे कि चुनाव होने वाला है तो सरकार शायद कुछ ऐसी ऐलान कर सकती है जिससे कि जनता को अपने ओर आकर्षित करे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं सर। नहीं, वो डायरेक्टली बोलो या इनडायरेक्टली बोलो, वो जी जो चुनाव का मुद्दा है वो थोड़ा सा सामने आ ही गया था। जी मतलब मतलब बजटरी प्रोविजन यहाँ पे नहीं किया, लेकिन 10 साल के अंदर में जो अस्तित्व में जो सरकार है उन्होंने क्या क्या काम किया है उसका लेखा जोखा अपनी वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी ने लिया है कि जी हमने 10 साल में क्या क्या काम किए हैं। हमने विकसित भारत जो है वो 2047 तक किस तरह से बनेगा। उसके बाद में हम हमारे देश से जो भ्रष्टाचार है उसको हम किस तरह से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब बड़े-बड़े जो स्लोगन है वो सर, इस 2047 का जिक्र किया गया अपने बयान में। निर्मला सीतारमण जी ने बयान में कहा है कि 2047 तक ये देश विकसित भारत बन जाएगा। लेकिन सर, जब हाँ, 2014 में लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो इसी सरकार ने कहा था कि 2022 में हम हर वो चीज अचीव कर लेंगे जो शायद इस भारत के इतिहास में वो नहीं हो पाया है। इस बयान को क्या अभी आप नहीं, नजरिए से आप देखते हैं सर? ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं जी कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कोई ना पॉलिटिकल पार्टी से होती है, जी और वो आश्वस्त करना या टारगेट रखना कोई बुरी बुरी बात नहीं है। कोई भी पक्ष रहेगा या पार्टी रहेगी वो इस तरह का काम करते हैं। जैसे उन्होंने बोला था कि 2022 तक हमारे देश के जो किसान है उनकी आय जो है वो दुगनी हो जाएंगी जी 2022 तक, लेकिन नहीं हुई। 2 करोड़ रोजगार हम देंगे, वो नहीं हुआ। ठीक है ना? जी 15-15 लाख अपने खाते में जाएंगे, नहीं आए। जी ये जो घोषणाएं होती है वो लोग सुबह का जब अखबार हमारे घर पे आता है और शाम को उसका वैल्यू खत्म होता है। उसी तरह जी से एक बार हमने घोषणा कर दिया, समय निकाल गया, लोग भूल जाते हैं। मतलब ये विकसित भारत का भी इसी तरह से है कि 2047 तक जो हमने यहाँ पे संकल्प किया है कि विकसित भारत होना चाहिए। हम इस देश के नागरिक हैं और हम इस देश का भला कल्याण चाहते हैं। हम बोलते हैं कि सारे दुनिया के अंदर में भारत का डंका बजे और सबसे सुपर पावर कंट्री जो है ये हमारा भारत बनना चाहिए। जी मतलब हमको इस तरह का उद्दिष्ट रखने में कोई ये नहीं है। हमने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने का संकल्प रखा है। संकल्प रखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसको हम पूरा किस तरह से करने वाले हैं इसका एक रोड मैप होना चाहिए। किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, नहीं हुई। मतलब जी जो हम वादे करते, घोषणा करते, संकल्प करते हैं वो पूरी होगी नहीं होगी वो अलग पार्ट है। जी लेकिन आज तो हम ये देख रहे हैं ना कि भारत विकसित भारत 2047 तक होना चाहिए। सर गरीब कल्याण, देश का सर कल्याण, मतलब सर
वित्त मंत्री ने कहा कि ये देश 3 ट्रिलियन इकोनॉमी का तो बन चुका है, लेकिन आने वाले चंद सालों में 5 ट्रिलियन, 6 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन इस तरह से देश ग्रो करेगा। लेकिन सर वहीं देखते हैं कि पर कैपिटा इनकम में भारत बांग्लादेश जैसे देश से भी पीछे है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो तो छोड़िए, हमारा जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, जो जी जर्मनी के एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है और वही ऑर्गेनाइजेशन करती है, वो ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि 125 देशों में भारत का जो नंबर लगता है वो 111वां नंबर लगता है। हाँ? जी और गवर्नमेंट ने उस चीज को खारिज किया कि खाली 3000 के सैंपल के बेस पे वो कैसे कर सकता है। लेकिन बहुत सारे इंडिकेटर हमारे पास में है कि आज भी 24% के ऊपर में जो लोग है वो दारिद्र्य रेखा के नीचे है। जी हम विकसित देश में कभी जाएंगे कि जब हम हमारे जीडीपी का 6% शिक्षा के ऊपर खर्चा करेंगे। जी लास्ट बजट में हमने जो प्रावधान रखा था उसमें जीडीपी के 2.8%, 2.8% ही हमने जीडीपी के खर्चा कर रहे हैं। जी हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, आरोग्य क्षेत्र की हम बात करते हैं, और जी उसका कुछ जो आकलन है वो कुछ सर्वेज ने किया है, जिन्होंने जी ये बोला है कि जो सर्वे है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1921 के बीच में किया गया था, 2019 से 21 के बीच में। वो सर्वे ये कहता है कि 10,926 लोगों के पीछे एक सरकारी डॉक्टर है। देखो। जी ये गंभीर और सवाल है सर, लेकिन हाँ, जबकि सरकार और कहती है कि 1,000 पे एक डॉक्टर होना चाहिए। 10,926 लोगों पे लोगों एक एक सरकारी डॉक्टर। डॉक्टर है। और और जी 1844 लोगों के पीछे में एक सरकारी बेड अवेलेबल है। ये परिस्थिति है। जी आज भी हम हिली एरियाज में जाते हैं, ट्राइबल इलाकों में जाते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इस्टेब्लिश है, लेकिन कहीं कहीं ये चीजें नहीं है। लेकिन सारी की सारी व्यवस्था, आरोग्य व्यवस्था वहां उपलब्ध नहीं होती है। जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आज भी सरकारी अस्पतालों पे वो निर्भर करते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट जी डॉक्टर के पास में जा नहीं सकते, उनके पास इतना पैसा नहीं है। और ये जो हमने 24% के ऊपर में जो दरिद्र रेखा के नीचे है, इनको तो स्वाभाविक रूप से हमको सरकारी अस्पतालों पे ही निर्भर रहता है। आज वित्त जी मंत्री ने बोला कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। और मैं ये जो डेटा अभी आपको बता रहा हूँ, ये नीति हाँ सर। आयोग का डेटा है। जुलाई 2023 में उन्होंने बनाया है कि अभी भी हमारे देश में 24% के ऊपर में जो लोग हैं वो दारिद्र्य रेखा के नीचे है। ऐसे बहुत सारे सर इंडिकेटर्स हैं जहां हम देखते हैं कि हम बाकी देशों की तुलना में काफी पीछे हैं। हम कल स्किल ही इंडिया सर की बात करते हैं। राष्ट्रपति ने भी कहा था कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से हमने ऊपर किया बीते इस 10 साल में, और इसी बात को निर्मला सीतारमन ने भी दोहराया है। सर इसमें कितनी सच्चाई है सर? क्या गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोगों को बीते 10 साल में ऊपर किया गया है? अभी देखो, वो देश की वित्त मंत्री है, बराबर है। जी और उन्होंने अगर कहा है तो बिल्कुल सही कहा होगा। और नीति आयोग अपने रिपोर्ट में जुलाई 2023 के रिपोर्ट में ये कहती है कि 24% के ऊपर में लोग अभी भी दारिद्र्य रेखा के नीचे है। जी मतलब कहीं ना कहीं तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा शक निर्माण होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और ये तो हो गए सरकारी आंकड़े। अभी भी हमारे पास में मतलब ऐसे लोग हैं कि जिनके पास में आधार कार्ड नहीं है, जिनके पास जी में वोटर आईडी नहीं है, ठीक है, जिनके पास में रेशन नहीं है। ऐसे कई लोग हमारे देश के अंदर में है जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं। ऐसे जो जिनको हम लोग माइग्रेट होते हैं एक जगह से जी दूसरे जगह, इनकी भी यही ट्राइबल्स। परिस्थिति है। अगर हम इनको उस सिचुएशन में जोड़ देंगे तो शायद रियल मिलने वाला जो आंकड़ा है वो काफी अलग हो सकता है। जी और जब सर्वे होता है तो वो लोग घर पे ही मिलेगा
या उसको मिलने वाली जानकारी जो है वो सही ही मिलेगी या भर के लेने वाला वो सही लेगा। अभी हम लोग देख रहे हैं मराठा आरक्षण के बारे में जो सर्वे चल रहा है, कल ही जी मैंने लोक सत्ता में पढ़ा है कि भंडारा डिस्ट्रिक्ट में एक टीचर को ये काम दिया गया था और उस शिक्षक ने वो काम बच्चों को दिया। इसका मतलब सर्वे सही हो रहा है या गलत हो रहा है? हैं? जी, मतलब आने वाला ये सर्वे गंभीर जो है। सवाल है सर, गंभीर सवाल है। लेकिन सर हाँ, मैं एजुकेशन को लेकर के आपसे पूछना चाहता हूं कि एजुकेशन को लेकर के इस बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं? एजुकेशन का बजट बढ़ाया गया है या फिर वही घिसा पिटा रखा गया है इस बार भी? नहीं नहीं नहीं, इसके ऊपर तो कोई चर्चा नहीं हुई। एजुकेशन के ऊपर में कुछ बातें नहीं हुई कि लेकिन सेक्टर सर को क्या सरकार अभी तो कहती है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो ये नारा यानी कि खोखला है सरकार का। अभी देखो क्या है ना कि आपको कोई मूवी अगर हिट करना है, ठीक है, जी तो अच्छा सा टाइटल चाहिए, बराबर है। हम जी जी जय जवान जय किसान और जय विज्ञान बोलते थे, और आज वित्त मंत्री ने और एक उसके आगे बढ़ा दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। जी ठीक है, तो पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, इट इज अ गुड स्लोगन, लेकिन व्हाट इज द रियलिटी? रियलिटी क्या है यहाँ पे कि जब 100 बच्चे पहली स्टैंडर्ड में प्रवेश लेते हैं, दाखिला लेते हैं, तो उसमें से सिर्फ 26 बच्चे जो है वो हायर एजुकेशन तक पहुंचते हैं। जी इसका मतलब कितने कम हो गए उसमें से? करीबन 74 बच्चे जो है वो यहाँ तक नहीं आ रहे हैं। ये हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जो है वो हायर एजुकेशन का है, और हमने नई शिक्षा नीति में ये जो टारगेट रखा है वो 50% का रखा है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जो है वो उच्च शिक्षा में 50% के ऊपर में होना चाहिए। जो एजुकेशन पे ऊपर हम लोग खर्चा कर रहे हैं वो 2.8 है। नई शिक्षा में हमने टारगेट रखा कि हमारे जीडीपी के 6% खर्चा उच्च शिक्षा के ऊपर में होना चाहिए। जी ऐसी स्थिति हमको कृषि के बारे में देखती है कि 6,000 किसान सम्मान निधि था वो बढ़ाएंगे या करेंगे, वो अभी नहीं है, लेकिन जुलाई 31 को जो है वो फाइनल बजट जो भी गवर्नमेंट आएगी वो नया बजट पेश करेगी और उसमें वो सारे प्रावधान आ जाएंगे। सर, आप सामाजिक विषयों को लेकर के आप अच्छे जानकार हैं सर। सामाजिक अ, जैसे कि विकलांग हो गया या फिर कुछ वृद्धा पेंशन हो गई या फिर महिलाओं को देने वाले रियायत हो गई, उसमें कुछ ऐलान किया गया इस बजट के जरिए सर? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ आपको कि आज का जो बजट है वो इंतरिम बजट है, और मतलब बाकी बजट में अर्थ वित्त मंत्री का जो भाषण होता है करीबन 1.5 घंटा 2 घंटा होता है। इस बार उन्होंने जी एक ही घंटे में ये बजट पेश किया। बजट नहीं जी पेश किया उन्होंने, 10 साल में हमारी सरकार ने अपने देश के लिए अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या काम किया गया है। हमने प्राइम मिनिस्टर्स आवास योजना में कितने लोगों को घर दिए हैं, जी हमने कितने लोगों को सफल बीमा जो है वो दिया है, कितने लोगों को हमने सब्सिडी किसान सम्मान निधि दिया है। मतलब इसके ऊपर में ज्यादा उन्होंने फोकस किया कि हमने 10 साल के अंदर में क्या क्या काम किए वो गिनाया। सर, लेकिन अभी आपने आज कहा कि घर घर कितने दिए गए हैं उसको लेकर के भी निर्मला सीतारमन ने कहा है। सर, कहा है कि हाँ, करीब 3 करोड़ लोगों को आवास दिया गया है और आने वाले 5 साल में 2 करोड़ लोगों को और दिया जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है सर? सर, किसी कारण की वजह से नेटवर्क इश्यू में प्रॉब्लम हुआ है उनको। तो हमारे साथ ये थे सर। आवाज जा हाँ, रही है सर? हाँ, हाँ आ रही, हाँ आ रही, मैं सुन पा रहा हूँ आपको, बोलिए। सर, मैं ये बोल रहा था कि सरकार ने एजुकेशन को लेकर के कुछ ऐलान तो नहीं किया, लेकिन सर आप सामाजिक विषयों को लेकर के काफी
ज्ञानी है सर। तो मैं सर आपसे ये पूछ रहा था कि सामाजिक कार्यों को लेकर के सरकार ने कुछ इस बजट में ऐलान किया, जैसे कि वृद्धा पेंशन हो गई, विकलांग हो गई, महिलाओं को लेकर हो गया, या फिर किसी भी सामाजिक कार्यों को लेकर के? नहीं, इसके बारे में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन पीएम आवास योजना के अंतर्गत 10 साल के अंदर 70 लाख जो आवास है वो गरीब लोगों को दिए गए। जी नारी शक्ति मतलब महिला सक्षमीकरण करने के लिए जो मुद्रा लोन है वो करीबन 30 करोड़ जो है वो मुद्रा लोन यहाँ पे दिए गए। जी स्किल इंडिया के तहत 1.4 करोड़ लोगों को अलग अलग प्रकार का प्रशिक्षण दिया ताकि वो स्वयं रोजगार जो है वो चालू कर सके। जी सर, आपने अभी कहा और कि 70 लाख लोगों को आवास दिया गया है, लेकिन सरकार हाँ, कहती है कि 3 करोड़ लोगों को आवास बीते 10 साल में दिया गया है और आने वाले 5 साल में 2 करोड़ लोगों को और दिया जाएगा, यानी कि सरकार झूठ बोल रही है सर। अभी जैसे मैंने बताया कि 2022 तक किसान की आय दुगनी होनी चाहिए, नहीं हुई। वो संकल्प करने में क्या जाता है, ठीक है ना। वो संकल्प जी करेंगे, 2 करोड़ घरों का अगर गवर्नमेंट ने संकल्प रखा है तो कम से कम 1 करोड़ लोगों को मिल जाएंगे, अच्छी बात है। सर, इस देश में अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी ओबीसी के लोग जो हैं वो उनकी स्थिति काफी दयनीय है। ग्रामीण इलाकों में तो और भी उनकी स्थिति काफी गंभीर है सर। तो उनको लेकर के कुछ इस बजट में निर्धारित की गई है, नहीं, कुछ ऐलान इस हुआ है बजट सर? में कोई कोई प्रावधान नहीं है, वो फाइनल बजट में होगा। ओके। ओके सर, चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे थैंक यू। अविनाश शेंद्रे जी। मैक्स महाराष्ट्र हिंदी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।